ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा दिए गए हैं। 12 अरब डॉलर यानी कि 12 बिलियन डॉलर ईरान को मिलने वाले हैं। क्या सच में मिलने वाले हैं या इसे लेकर अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने की स्थिति में होंगे? और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, प्रोसेस क्या होगा? क्या ईरान को ये पैसे अचानक से उसके बैंक खातों में आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे? इसका इस्तेमाल ईरान कैसे करेगा? क्या है स्थिति? और अमेरिका ने इसी बीच ईरान को फिर क्यों धमकाया? क्यों अमेरिका ये दावे कर रहा है कि ईरान में परमाणु प्रोग्राम जो भी होगा अमेरिका की उस पर नजर रहेगी, और ईरान कह रहा है कि भैया हमें अमेरिका पर ना भरोसा था, ना है, ना आगे होगा। मयंक हमारे साथ है। मयंक, सबसे पहले तो ये 12 अरब डॉलर, ये जो सवाल है ना, इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है, ये जो 12 अरब डॉलर है, ये वो संपत्ति है जो ईरान की है, जो कि फ्रीज की गई थी, उसमें से 12 अरब डॉलर। देखिए, इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बताई जा रही है कि वो 26 से 28 बिलियन यूएस डॉलर्स है। करीब 28 बिलियन डॉलर ऐसे हैं जो कि ईरान की संपत्ति है, जो अलग अलग देशों में फ्रीज करके रखी गई है। जो एमओयू साइन हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग बनी है अमेरिका और ईरान की, और जो बातचीत हुई स्विट्जरलैंड में, उसके बाद देखिए ईरान की तरफ से ये दावे किए गए कि अमेरिका की ओर से ईरान के जो 12 अरब डॉलर है, 12 बिलियन डॉलर्स, इसको रिलीज किया जाए। और ये बात खुद अलग अलग देशों में फ्रीज है, जो अलग अलग देशों में फ्रीज है। देखिए, ईरान टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बागेर गलीफाफ सेज एन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड विद यूएस टू रिलीज 12 बिलियन इन फ्रोजन इरानियन अकाउंट्स, इरानियन फंड्स, जो अलग अलग देशों में फ्रीज है, उसमें से 12 बिलियन डॉलर रिलीज किए जाएंगे, ये दावा ईरान ने किया। लेकिन अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अभी ये बात जैसी ईरान की तरफ से सामने आई, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये जो 12 बिलियन डॉलर्स की बात आ रही है, पहली बात तो ये ऐसे कोई अमाउंट नहीं होगा जो अचानक रिलीज कर दिया जाए और ईरान के बैंक्स में जमा हो जाए, ऐसा नहीं होने जा रहा है। हाँ, उसका इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ से वो कहानी फिर से, धोखे वाली कहानी यहीं से शुरू होती है। जब असली कोई एक्शन का वक्त आता है तो अक्सर अमेरिका वहां से पलटी मारना शुरू कर देता है। अब हाँ, अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम, दोनों मीडिया रिपोर्टर से बात कर रहे थे वॉशिंगटन में, वहां पे उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम दैट द फंड्स बीइंग अनफ्रोजन अंडर द एग्रीमेंट वुड इफेक्टिवली रिटर्न टू यूनाइटेड स्टेट्स थ्रू फूड परचेसेस। उन्होंने ये कहा कि ये जो पैसा रिलीज किया जाएगा इस एमओयू के तहत, ये वापस अमेरिका आ जाएगा। तो रिपोर्टर्स ने पूछा, वापस अमेरिका कैसे आ जाएगा? तो बोले, हम ये जो अमाउंट रिलीज करेंगे वो इस शर्त पे करेंगे कि ईरान जो है वो अमेरिका का जो खाने का सामान होता है, अलग अलग फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, वो अमेरिका से खरीदे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ईरान उन पैसों का इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर किसी और मद में जहां वो करना चाहे वहां नहीं कर सकेगा। हाँ। शर्तें ऐसी लगाई जाएंगी कि अमेरिका से तुम खरीदो तब ये पैसे मिलेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये देखिए, जो 12 अरब डॉलर रिलीज होगा, इसमें से जो संपत्ति, एक तो ये एक साथ रिलीज नहीं होगी, इसमें ये है मामला कि धीरे धीरे करके जो है वो, जब तक बात चलेगी 60 दिन तक, और हो सकता है कि और भी आगे दिन चले, तो वो धीरे धीरे समय समय पर रिलीज होगा। उसमें भी अब डोनाल्ड ट्रंप ये नई एक चीज जोड़ दे रहे हैं कि भाई ये जो पैसा रिलीज होगा, इससे ईरान को जो है वो खाने पीने का सामान और अन्य जो भी है वो फूड ग्रेन्स जो है वो अमेरिका से खरीदने होंगे, ताकि अमेरिका के किसानों को फायदा हो। और इस तरह की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ईरान में जो है बड़ी दिक्कतें हैं, तो वो हमसे ही जो वो खरीद, यानी पैसा ईरान का जो कि फ्रीज कर रखा है आपने, उसको आप रिलीज कर रहे हैं। ईरान का पैसा ही ईरान को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे जो है वो आप अनाज खरीदो, यानी कि बिजनेस। हाँ, अब देखिए, हाँ, ये इसीलिए कहानी शुरू होती है धोखे वाली, जो आप कह रही थी कि ईरान को अमेरिका पर विश्वास नहीं है, वो इसीलिए नहीं है। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब हमेशा ये कहते थे कि वो अल्टीमेटली वो बात धोखे पर ही आके खत्म होगी, अमेरिका से हमेशा धोखा मिलेगा। इस बात को लेकर उनका क्लियर विजन था। इसी का नतीजा है कि आज ईरान हर चीज पर भारी पड़ रहा है, चाहे डील हो चाहे जंग हो। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को इसका जवाब भी आया ईरान की तरफ से। हाँ, ये जो बात कही उन्होंने खाने वाली कि भाई अमेरिका का फूड ग्रेन्स खरीदना होगा ईरान को, ईरान के जो सेंट्रल बैंक है ईरान का, उनके बैंक के जो गवर्नर हैं अब्दुल नासेर हिम्मती,
इनकी तरफ से ईरान के सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि ये जो एमओयू साइन हुआ है जिसमें 14 पॉइंट हैं, इसमें कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी है कि ईरान का जो पैसा रिलीज होगा उसका ईरान क्या करेगा और कैसे करेगा। भाई पैसा आप ईरान को दे रहे हो, पैसा ईरान का है, अब ईरान उसका क्या करता है वो आप ईरान पे छोड़ दीजिए। अब आप उसको ये क्यों बता रहे हैं कि आप जो है अमेरिका से अनाज खरीदो, समझ रहे हो आप। तो ये जवाब ईरान के गवर्नर, असल में देखिए है क्या कि ये जो स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई इसमें ईरान ने अपने साथ कई सारे टेक्निकल एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद थे। इस बातचीत में ईरान के कई फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट मौजूद थे। ईरान का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर भी मौजूद थे, उनकी पूरी एक टीम मौजूद थी जो कि इस मैकेनिज्म पर चर्चा कर रही थी कि ये जो बात डील्स हो रही हैं इसमें जो ये बात है कि ईरान की संपत्ति डिफ्रीज की जाएगी, उसको रिलीज किया जाएगा, तो वो कैसे किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कौन कौन से देशों में है, वहां के नियम क्या कहते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि बस आपने बटन दबाया और एक बैंक से दूसरे बैंक में ईरान को ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहें कि ट्रंप खुद को चालाक अगर समझ रहे हैं, अमेरिका को अगर खुद को ये समझ रहा है कि अभी भी वो सुपर पावर है, जो चाहे जैसा चाहे नियमों को तोड़ लेगा, शर्तों को मरोड़ लेगा, तो ईरान भी उससे कहीं ज्यादा सचेत है, सतर्क है। बिल्कुल ईरान के लिए, ईरान के आप देखें आपकी इस बात का जवाब पिछले 48 घंटे में आप नोट करिए। ईरान के आईआरजीसी से जुड़े जितने बड़े कमांडर्स हैं, ईरान के एयरफोर्स चीफ से लेके ईरान के आर्मी चीफ से लेके ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है उनके सचिव से लेके कम से कम 5 से 7 बड़े अधिकारियों के पिछले 48 घंटे में ये बयान आ गए हैं कि अमेरिका अगर कोई साजिश करेगा, अगर अमेरिका अगर धोखा देने की कोशिश करेगा तो करारा जवाब मिलेगा। जिसके बाद इंटरनेशनल सर्कल में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ईरान को कोई ऐसी खुफिया जानकारी मिली है कि उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है। देखिए ये बिल्कुल कोइंसिडेंस नहीं है। आप देखिए कल ईरान के एयरफोर्स चीफ ने यह बयान दिया, पहली बार उनका बयान काफी वक्त बाद एयरफोर्स चीफ का बयान सामने आया है कि कोई भी हरकत होगी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और ये भी कह रहे हैं कि हम अभी भी हमारी सेना तैनात है, शांति वार्ता के दौरान भी रहेगी, शांति वार्ता के दौरान और भी अलर्ट है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की हमेशा कहानी रही है कि वो बातचीत के बीच में हमला करते हैं, इसीलिए ईरान की सेना और तैयार है। लेकिन देखिए जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि आखिर ईरान के अधिकारियों की तरफ से ये बयान क्यों आ रहे हैं कि हमला हो सकता है, हम करारा जवाब देंगे, हम पलटवार करेंगे। ये बयान इसलिए आ रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद एक कोई बड़ा प्लान ईरान के खिलाफ जो है वो पकाया जा रहा है। और कौन कर रहा है ये प्लान? हाँ, अमेरिका, इजराइल, क्या उसमें अरब देश भी शामिल है? ऐसा कोई भी प्लान जब भी बनता है तो वो बिना इजराइल और अमेरिका की आपसी सहमति के नहीं बनता। इसलिए ये कंफ्यूजन एकदम दिमाग से दूर कर देना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में किसी तरह की लड़ाई है, या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की नहीं सुन रहे, या नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मान रहे। ये सिर्फ आपके दिखावे के लिए है। हकीकत ये है कि एक बड़ा थिंक टैंक काम करता है, मोसाद CIA मिलकर ऑपरेशंस करते, दोनों देशों के थिंक टैंक्स, ऊपर से कुछ भी दिखाया जाए। देखिए बड़े सर्कल में ये माना जा रहा है कि 60 दिन से ज्यादा ये पीस चल ही नहीं पाएगी। तो इस बीच जो 60 दिनों के लिए हॉर्मुज को फ्री किया गया है और वहां से तेल टैंकर्स की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है, जाना शुरू हो गया है, तो ये क्या है? ईरान कह रहा है कि अब हॉर्मुज युद्ध से पहले वाली स्थिति में कभी पहुंच ही नहीं सकता, वहां इंतजाम क्या करने, व्यवस्था क्या करना ये हम देखेंगे, अमेरिका को लेकर इसमें कुछ करना ही नहीं है, अमेरिका की कोई दखलअंदाजी नहीं चलेगी। देखिए 60 दिन का ही वक्त लेकिन अमेरिका दे रहा है। हाँ देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर सतर्कता बरत रहे डोनाल्ड ट्रंप की, कहीं ऐसा ना हो कि इकोनॉमिक हालात बिगड़ जाएं और चुनाव हार जाएं। दूसरी बात यह है वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, उसको लेकर तमाम दबाव है कि वर्ल्ड कप हो जाए, अगर वॉर हो जाएगा तो कई टीम खेल नहीं पाएंगी, दूसरी चीज वो है। तीसरी हालात ये है कि अमेरिकन फोर्सेस जितनी बुरी तरह से पिटी हैं मिडिल ईस्ट में, सब बेसेस जल गए, हॉर्मुज में नुकसान हो गया, प्लेन्स गिर गए, तो ये झटके से उभरने के लिए, चीजों को फिर से एकजुट करने के लिए वक्त लगेगा। चौथी बात आप समझिए, अभी जो खबर आई है ब्लैक सी में
हमले किए हैं रूस ने और 3 जहाज़ों को ठोक दिया है। और आप देखिए जो रूस का ऑयल है उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन के जरिए कि रूस का ऑयल सप्लाई ना हो पाए। ऐसे हालात में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए ईरान का ऑयल बाहर लाना जरूरी है। यानी ये एक हाथ दे एक हाथ ले वाला खेल चल रहा है, ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। थप्पड़ मारना, दूसरी तरफ से सहलाना, ये वो चल रहा है। देखिए हालात ये है फिलहाल कि ईरान इस बात को लेकर, अच्छा सबसे खास बात ये है कि ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि अमेरिका धोखा करेगा, इस नेतन्याहू धोखा करेंगे। ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, कोई विश्वास नहीं है अमेरिका पर और इजराइल पर। और दूसरी तरफ भी हालात यही है, अमेरिका के मन में क्या है वो सब जान रहे हैं। और ये डील भी जो है ये एक टेम्पररी दिखावा चल रहा है कुछ समय का, ये आप कह सकते हैं। तो ये इसका अंजाम क्या होने वाला है इस बात को लेकर भी हर आदमी क्लियर है। देखिए वो जैसी बात यूरेनियम पर आ जाएगी, आप देखिए बिल्कुल मेरा अगला सवाल यही था कि ये तमाम बातचीत हुई, एक अहम मुद्दा जिसे लेकर ट्रंप ने भी युद्ध की शुरुआत की थी, परमाणु हथियार, कि ईरान को हम परमाणु हथियार नहीं बनने देंगे। एमओयू के एक पॉइंट में है कि चलो हम हथियार नहीं बनाएंगे लेकिन एनरिचमेंट रोकेंगे नहीं, ये ईरान का कहना है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा इंस्पेक्टर होगा वहां पर, एक बार फिर तैनात होगा, और ईरान मना कर रहा है। देखिए कहानी ये है कि जो स्विट्जरलैंड में चर्चा हुई उसके बाद जेडी वेंस का बयान आया उपराष्ट्रपति का। उन्होंने कहा कि ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि आईएईए के इंस्पेक्टर्स ईरान जाएंगे और ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उसका इंस्पेक्शन होगा। ये बयान आया जेडी वेंस की तरफ से। उनको फौरन जवाब दिया ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई साहब ने। उन्होंने ये कहा इस तरह का कोई कमिटमेंट फिलहाल नहीं हुआ है कि स्विट्जरलैंड में इस तरह की कोई अभी बात नहीं हुई है कि आईएईए वहां जाएगा या नहीं जाएगा। ईरान ने कहा यह एक ऐसा फैसला है कि आईएईए के इंस्पेक्टर्स को इस्फहान, नतांज या फोर्दो में आने देना है या आने नहीं देना है, इसका फैसला ईरान की संसद से होगा। इसका फैसला ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में यह बात रखी जाएगी, उसके बाद ईरान फैसला लेगा। अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। यानी उन्होंने जेडी वेंस को साफ साफ उनके दावे को नकार दिया, झूठा बता दिया। अब देखिए हो क्या रहा है। एमओयू को लेकर जो भी बात अभी तक स्विट्जरलैंड में हुई है बड़ी सुपरफिशियल बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत काम किया जाएगा, एक कमिटी बनाई जाएगी जो ये देखेगी कि डील सही दिशा में चल रही है या नहीं, एक आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि लेबनान में किस तरह से जो है वो संघर्ष का अंत किया जा सकता है। बड़े ही ऊपरी लेवल पर फिलहाल ये चर्चाएं हैं। इसमें न्यूक्लियर मुद्दे पर, यूरेनियम पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई स्विट्जरलैंड में। ऐसे में जेडी वेंस का यह दावा करना कि ईरान ने अलाउ कर दिया है कि वहां पर आईएईए इंस्पेक्टर्स जाएंगे, ये पूरी तरह से गलत बात थी। और इसीलिए ईरान ने इसका जवाब दिया कि भैया अभी तो ये बात ही नहीं हुई है इस मुद्दे पर, आप क्यों कह रहे हैं कि जो है वो आईएईए पहुंच जाएगा। क्या ये संभव लग रहा है आपको कि ईरान में, इस्फहान में आईएईए भी पहुंच जाए, उसके बाद अमेरिकी सोल्जर्स भी पहुंच जाएं और वहां पे खुदाई भी हो जाए और वहां यूरेनियम को, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही असंभव सी बात है। इसीलिए चाइना ये कह रहा है कि शुरुआती दौर में भले ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी मामला डिरेल होना शुरू हो जाएगा। देखिए जब भी कोई जटिल मुद्दा होता है, वैश्विक मुद्दे होते हैं, ऐसा मुद्दा जिससे कई देश जुड़े हुए हैं, तो किसी नतीजे तक, किसी समझौते तक पहुंचना बहुत आसान नहीं होता है, सालों का प्रोसेस लग जाता है। अब यहाँ पर 4 टास्क ग्रुप बनाने की बात हो रही है, लेकिन जब किसी बातचीत की शुरुआत ही अविश्वास से हो, संशय की स्थिति में हो, तो उसका भविष्य क्या होगा? देखिए अमेरिका का जो डेलीगेशन था जो स्विट्जरलैंड गया, आपने तस्वीरें देखी होगी, वो सबके सब इस उम्मीद में बैठे थे शायद कि ईरान का जो डेलीगेशन आएगा वो हमसे हाथ मिलाएगा, या ईरान के जो लोग, हाँ जो डेलीगेशन वहां पहुंचा था, उन्होंने देखना भी कबूल नहीं किया उनकी तरफ। अब्बास अराक्ची साहब ने हाथ भी नहीं मिलाया। शहबाज शरीफ ये कोशिश करते रह गए कि किसी तरह से अब्बास अराक्ची जो है वो जेडी वेंस से हाथ मिला ले। अब्बास अराक्ची तुरंत मुड़े और वापस निकल लिए। दो ऐसा मुल्क जिन्हें आपस में भरोसा नहीं है, और बीच में मीडिएटर कौन है? पाकिस्तान, जिस पर किसी को भरोसा नहीं है। और देखिए कतर भी जो है, कतर के प्रधानमंत्री ने भी जेडी वेंस से हाथ नहीं मिलाया। यानी आप देखिए कितना बड़ा अविश्वास है अमेरिका को लेकर। इसीलिए अमेरिका में ये बात कही जा रही है कि अगर ये डील साइन हो गई, ये डील पे अगर बात आगे बढ़ जाती है, एमओयू डील में बदल जाता है, तो ये अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी हार होगी और ये ईरान की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। और
अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि वक्त बदल गया है। सुपर पावर वाला जो उसका तमगा है बहुत ज्यादा दिनों तक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा नहीं। अमेरिका चाहेगा कि किसी तरह से जोर जबरदस्ती या फिर कूटनीति तरीके से सामने वाले देश को फंसा दे, तो ईरान वो देश नहीं है। अमेरिका सुपर पावर था, अब नहीं है। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि अमेरिका, बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो सुपर पावर का तमगा था ये ऑलरेडी ईरान ने छीन लिया है। अब वो कम से कम अमेरिका के पास तो नहीं है। जिस देश के अगर बेसिस उड़ जाते हो आप, जो है 18 बेसिस नहीं बचा पाए, आप अरब देशों को नहीं बचा पाए। ईरान की मिसाइल्स जो है वो धमाकेदार, आपके पेट्रियट और जो थार्ड सिस्टम है उसको तोड़ते हुए वहां पर गिरती रही। ईरान के ड्रोन्स ने क्या तबाही मचाई आप देख लीजिए। आप हॉर्मुज को घेर कर खड़े रहे, आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए ईरान का। ईरान के 5 द्वीपों पर आपने बीच बीच में रह रहकर हमला किए, आपने उन पर कब्जा करने की कोशिश की, आप कुछ नहीं कर पाए। आपका एक पायलट अंदर फंस गया था, उसको निकालने में इतनी फजियत हुई कि आपको अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स जलाने पड़ गए। आपके 42 प्लेन, ऑफिशियली ऐलान है इस बात का कि 42 प्लेन आपके गिर चुके हैं। F-35 जेट्स जो है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेट जो है वो ईरान ने मार गिराया। ईरान के नए डिफेंस सिस्टम से अब आप खौफ खा रहे। ऐसी मैं लिस्ट गिनाना शुरू करूंगा ना ईरान की जीत की, तो पूरी रात बीत जाएगी। और उसके बाद अब डील हो रही है, डील में भी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, ईरान किस तरह से भारी पड़ रहा है। खैर, फिलहाल जो खबर हमने शुरू की थी कि इस 12 अरब डॉलर को लेकर ट्रंप और ईरान आमने सामने है और सबकी नजरें इस बात पर है कि आखिर ये 12 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति का क्या होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बातें कि हमसे अनाज खरीदिए और ऐसा वैसा ये वो, अगर ये बातें इसी ट्रैक पे चलती रही तो आप ये मानिए कि ईरान फिर से बातचीत को बंद भी कर सकता है। धन्यवाद मयंक। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।